बीटेक किया, फिर एमबीए किया। बट जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा था, जब मैं बॉम्बे था, उस टाइम पे पैकेज बहुत अच्छा था, सैलरी बहुत अच्छी थी। लोअर परेल में मैं रहता था, हाई राइज अपार्टमेंट में। तब जो मुझे स्लम्स और मेरे आसपास अपार्टमेंट के आसपास स्लम्स वगैरह थे, उस टाइम पे एक जो दृढ़ निश्चय किया मैंने कि मैं सिविल सेवा परीक्षा में ही जाऊंगा, क्योंकि उससे मुझे वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे मैं सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। सब सेट ऑफ प्रीलिम्स था मेरे लिए, बिकॉज प्रीलिम्स बहुत ही क्रूशियल रहता है कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा तो फिर आप अगले साल जाएं और अगले साल दोबारा दीजिए, आपको मेंस और इंटरव्यू देने का भी मौका नहीं मिलता। मैं पहले टॉपर्स के ब्लॉग्स, टॉपर्स की वीडियोस, उनकी स्ट्रैटेजी देखता था, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी साझा की हुई थी। उन्होंने बताया हुआ था कि हर एक सब्जेक्ट के लिए ये सोर्स हैं जो आप वो कर सकते हैं, ये सोर्स आप पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें देख सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कहा जाता है कि सफल होने के लिए असफल होना बहुत ज़रूरी है, और मेरे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो तीसरे अटेम्प्ट में अब अफसर बन चुके हैं, और आज हम उन्हीं से उनकी एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जानेंगे जो शायद बहुत लोग जानना चाहते थे, क्योंकि ये यूपीएससी एक इतनी बड़ी जर्नी है कि इसमें लोग अक्सर अपनी असफल होने के बाद अपनी राह से भटक जाते हैं। आज मेरे साथ हैं अभिनव सिवाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी लाइव पे, और उनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्ते सर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू मैम। और मैं बता दूं कि 2 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है। अभिनव जी की ऑल इंडिया में 12वीं रैंक आई है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाउ डू यू फील? मैम, आई फील रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड, और मुझे लगता है कि अब मुझे जो डिज़ायर्ड सर्विस थी वो मिल गई है, तो एक साई ऑफ रिलीफ भी है कि जो मैंने प्रयास किए उनका एक लॉजिकल आउटकम आ गया है, और वो प्रयास सफलता में तब्दील हो गए हैं, तो इसकी एक बड़ी खुशी महसूस होती है। और सर, अभी जब रिजल्ट आए 2 दिन पहले, और नमस्ते, और जब स्क्रीन खुला और इनकी आपने रैंक देखी, तो कैसा आपको फील हुआ? हमें बड़े एक सपने जैसा लगा, जो हम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। वे बच्चा बड़ा होगा और ये आईएएस बनेगा, तो हमारा सपना जो है पूरा होगा, और इससे हम पूरी फैमिली जो है बहुत तरह खुश हो। एक मतलब जो सपन पूरे होने वाली बात है, हाँ, जिसका हमारे लंबे समय से जो है ना बिल्कुल इंतजार में थे कि कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। तो बचपन से ही स्टूडियस थे? हाँ, यस, शुरू से। तो आपने सोचा हुआ था पहले से कि आईएएस ही बनेगा? ना, इतना तो नहीं था। हमारे जैसे पहले इसने बीटेक किया, हमारा ये था बीटेक के बाद आईआईएम कलकत्ता चलेगा। हमारा ये था कि चलो ये जहाँ भी करेगा वहाँ अच्छा करेगा, प्राइवेट सेक्टर में जाए या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए या गवर्नमेंट में जाए, तो ये अच्छा करेगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद इसका थोड़ा इधर रुझान होगा, तो हमने कहा पहले जॉब सिक्योरिटी के लिए इसने ज्वाइन कर लिया था। स्टेट में भी नायब तहसीलदार ज्वाइन किया, उसके बाद इसने अपना वो प्रयास जारी रखे और सफलता मिली, और लास्ट में मंजिल को प्राप्त कर दिया। अभिनव जी, जब कितने साल पहले आपने शुरुआत की थी अपनी इस जर्नी की? तैयारी कब से शुरू की थी आपने? मैंने 2020 में तैयारी शुरू करी थी, जब मैंने अपना जॉब छोड़ा था और ये निर्णय लिया था कि अब मैं सिविल सेवा परीक्षा में बैठूंगा और परीक्षा दूंगा। तो 2020 में तैयारी करी थी मैम। 2020 में पहला अटेम्प्ट दिया था, उस अटेम्प्ट में सफलता मिल गई थी, मुझे दैनिक सर्विस मिल गई थी। अच्छा। बट वो सफलता अधूरी मिली। मैं चाहता था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा मिले मुझे, तो उस टाइम समय वो नहीं मिल पाई। बट जैसे आपने बोला कि निराशा मिलती है, कभी कभी असफलता मिलती है, तो उस निराशा से मैंने हार नहीं मानी और फिर दोबारा अटेम्प्ट दिया, प्रयास दिया, और परमात्मा के आशीर्वाद से, परिवार के आशीर्वाद से इस बारी सफलता जो है वो अधूरी नहीं, पूरी मिल गई, और भारतीय प्रशासनिक सेवा में मेरा चयन हो गया। जी। तो जब अभी परसों जब रिजल्ट आया, स्क्रीन खुली, तो क्या आप अकेले देख रहे थे रिजल्ट, या कई बार होता है फैमिली पूरी एकदम नज़र टिकाए बैठी होती है कि बस अभी रिजल्ट आएगा तो खोलो और देखो, तो आप अकेले थे कि सब थे? मैम, मैं अकेला था उस टाइम पे। एक्चुअली ये चल रहा था उस दिन की रिजल्ट आएगा, तो सुबह से मैं वेबसाइट, यूपीएससी की वेबसाइट खोल के बार बार 5-10 मिनट में चेक कर रहा था कि आएगी पीडीएफ, आएगी, कहाँ है। तो सडनली 1 बजे के आसपास मैंने खोला यूपीएससी का, वो पीडीएफ मिल गई। पीडीएफ खोली और उसमें पहले ही पेज पे, इट वाज वेरी हार्टनिंग, बहुत ही खुशी का पल था। पहले ही पेज पे मैंने अपना नाम देखा, मुझे लगा कि ये कुछ गलती तो नहीं होगी। मैंने पीडीएफ बंद करी
वेबसाइट बंद करी, दोबारा वेबसाइट खोली, दोबारा पीडीएफ खोली और फिर दोबारा चेक किया। मैंने सोचा कि नाम तो मेरा ही है। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया। अच्छा। मैंने उससे बोला कि मेरा एडमिट कार्ड निकाल लैपटॉप में से और ये चेक कर कि ये जो रोल नंबर है वो मेरा है या किसी और का है। मुझे उस पर भी विश्वास नहीं हुआ कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, 12वीं रैंक आ जाएगी। फिर उसने रोल नंबर और चेक किया तो फिर लगा कि फाइनली मेरा ही है, कोई गलती नहीं हुई और ये रैंक आ गई है। और क्योंकि आपने पहले बीटेक किया, फिर आपने एमबीए किया, तो कब एक्चुअली बचपन में सोच लेते हैं कि हाँ यूपीएससी करना है? हर कोई कभी ना कभी ज़रूर सोचता है। आपने पहली बार कब सोचा था, जब ये रैंडम थॉट आया हो कि हाँ करना है यूपीएससी? बचपन में कभी कभार रैंडम थॉट आता था, बट उसे कभी गहनता से नहीं सोचा कि ठीक है करूँगा या नहीं करूँगा। तो बीटेक किया, फिर एमबीए किया। बट जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा था, जब मैं बॉम्बे था, उस टाइम पे पैकेज बहुत अच्छा था, सैलरी बहुत अच्छी थी। लोअर परेल में मैं रहता था, हाई राइज अपार्टमेंट में। तब जो मुझे स्लम्स और मेरे आसपास अपार्टमेंट के आसपास स्लम्स वगैरह थे, तो तब वहाँ पे जब हर रोज़ हम देखते थे कि बारिश का इशू है, वाटर लॉगिंग हो रही है, कितनी प्रॉब्लम है, तो तब वो टीस सी महसूस हुई मुझे कि ठीक है मैं इस कॉर्पोरेट जॉब से अपने लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा कर सकता हूँ, एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, बट क्या मैं और लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ? तो उस टाइम पे एक जो दृढ़ निश्चय किया मैंने कि मैं सिविल सेवा परीक्षा में ही जाऊँगा, क्योंकि उससे मुझे वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे मैं सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं बल्कि समाज के लिए भी कुछ ना कुछ कर पाऊँगा। तो वो मैम एक टर्निंग मोमेंट था कि जब वहाँ पे मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा देनी चाहिए। और कितने साल जॉब कर रहा था आपने? मैम मैंने तकरीबन 16 महीने जॉब किया था। ओके। क्योंकि कई बार होता है करियर स्विच करने से पहले बहुत थॉट्स आते हैं और बहुत आप ओवरथिंक करने लगते हैं, पर ठीक है जब आपने एकदम सोच लिया होता है तो आपने वो अचीव भी किया। अब आपकी यूपीएससी जर्नी पे आ जाते हैं। जो 3 राउंड्स होते हैं आपके लिए सबसे टफ क्या था, मेंस, प्रीलिम्स या इंटरव्यू? मैम सबसे टफ प्रीलिम्स था मेरे लिए, बिकॉज प्रीलिम्स बहुत ही क्रूशियल रहता है कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा तो फिर आप अगले साल जाएं और अगले साल दोबारा दीजिए, आपको मेंस और इंटरव्यू देने का भी मौका नहीं मिलता। तो और प्रीलिम्स में कट ऑफ भी वैरी करती है, तो मुझे सबसे मुश्किल जो लगता था वो प्रीलिम्स लगता था। और ये मेरी ख्वाहिश रहती थी कि मैं प्रीलिम्स क्लियर कर जाऊं, फिर मैं मेंस में आंसर लिख दूं और इंटरव्यू तक पहुंच जाऊंगा। तो मेरे लिए प्रीलिम्स काफ़ी क्रूशियल और काफ़ी ट्रिकी रहता था। बट फॉर्चुनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू हो गया और सर्विस मिल गई। तो कभी अटका नहीं मैं, बट वो डर हमेशा रहता था कि क्या होगा अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, 1 साल मेरा ख़राब होगा। और जैसा आपने बोला कि करियर जब इतना अच्छा चल रहा था, लोग भी पूछते थे कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर से यहाँ क्यों आ रहे हैं, तो वो एक डर रहता था हर टाइम पे कि प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मेरा 1 साल दोबारा मौका अगले साल मिलेगा, और मेरे जो पीयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, 1 साल में वो काफ़ी कुछ ग्रो कर जाएं, मैं शायद इधर ही रह जाऊं। तो वो एक सतत फियर रहता था, एक कॉन्टीन्यूस फियर हमेशा एट द बैक ऑफ माई माइंड चलता रहता था। और जब आप इस जर्नी में घुसे तो मुझे पता है कि बहुत सारी हॉबीज़ होते हैं और लोग एकदम सेक्लूडेड हो जाते हैं, अपनी हॉबीज़ बंद कर देते हैं, दे डिटैच फ्रॉम द अदर वर्ल्ड। आपने कैसे मैनेज किया सब? मैं पहले अपनी हॉबीज़ बता दीजिए। मैं मेरी हॉबी जनरली स्विमिंग करता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ और बॉलीवुड मूवीज़ है उनका कुछ एनालिसिस या परफॉर्मेंस देखता हूँ। तो मैं हॉबीज़ अपनी परस्यू करता रहता था जब भी मुझे टाइम मिलता था। बट ऐसा रहता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं पढ़ाई करता था, बट कुछ अगर मुझे लेजर टाइम मिल रहा है तो उसमें मैं अपनी हॉबी भी परस्यू करता रहता था। और मैम इसमें जो आपने बताया कि सेक्लूजन का है कि लोग सेक्लूड कर देते हैं, तो मैम मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड है सुमित डागर, तो वो इंश्योर करता था कि मैं सेक्लूड ना करूं। तो वो इंश्योर ये करता था कि कोई भी इवेंट है, कोई फंक्शन है, किसी की बर्थडे पार्टी, मैरिज है और है, तो वो वहाँ मुझे लेके जाता रहता था। तो वो उस एक रिजुवनेशन की तरह काम करता था कि ठीक है 1 हफ्ता पढ़ा तो कोई नहीं, 2-3 घंटा में बाहर हो आया। तो वो सुमित ने इंश्योर किया कि वो सेक्लूजन जो है कंप्लीट सेक्लूजन ना हो, समय समय पे कुछ इवेंट्स पार्टीज में जाके वो सेक्लूजन टूट जाए। ऐसा 1-2 ज़रूर होना चाहिए। जी मैम। जो ये सब आपको बार बार रियलिटी चेक देते हैं कि ये लोग भी हैं और देखो। और इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो इंटरव्यू में जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत क्लिप्स वायरल होती हैं उसकी, मतलब हर कोई बड़ा कॉन्शियस होता है व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन याद है जो आपको याद रहा हो और आप बहुत कॉन्शियस हो गए हो उस समय, बट यू गॉट इट राइट?
मैम मुझसे यही एक ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चन यही पूछा जाता था कि आप कॉरपोरेट सेक्टर में इतना अच्छा पैसा कमा रहे थे, फिर आपने वो पे कट लेके डानिक्स में या उस इधर आप क्यों आना चाह रहे हैं? आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको पे कट लेना पड़ेगा। तो ये एक सवाल पूछा गया था ऑनरेबल बोर्ड ने कि आप वहाँ से क्यों आना चाहते हैं, कि आपका मोटिवेशन क्या है, बिकॉज आपकी सैलरी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी अगर आप इधर आते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में। तो एक क्वेश्चन था मैम, जो हालांकि मैंने ठीक तरीके से टैकल कर लिया, बिकॉज मेरा मोटिवेशन क्लियर था मैम कि मुझे क्यों आना चाहता, तो वाई कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा क्यों देनी है, उसका वाई बहुत ही क्लियर था मेरे लिए। तो उस वजह से वो क्वेश्चन भी बड़ी इजीली हो गया आंसर, बिकॉज वो क्वेश्चन मेरे दिल से आ रहा था, जो ये था कि मुझे क्यों बनना है सिविल सर्वेंट या मुझे प्रशासनिक सेवाओं में क्यों जाना है। वो जो क्यों था, उस क्यों का जवाब था हमेशा मेरे पास, और जब मैंने जॉब छोड़ी अपनी हाई पेइंग जॉब, तब भी वो क्यों का जवाब लेने के बाद ही मैंने छोड़ी। तो वो क्लैरिटी थी मुझ में शुरू से ही, जिस वजह से ये क्वेश्चन भी टैकल हो गया। सर मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी कि जब बच्चा आईएएस की तैयारी करता है और कई बार होता है कि वो निराश हो जाता है, और क्योंकि प्रेशर तो है, बहुत सोसाइटी का भी प्रेशर है, खुद से भी आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, तो जब भी ऐसा कुछ हो रहा था अभिनव जी के साथ, तो आप कैसे उनका सपोर्ट बन के खड़े होते थे, एक बार ये भी बता दीजिए। नहीं, इसका पहले तो ये था ना, इसकी जॉब सिक्योरिटी थी, ऑलरेडी जॉब में था, इसको इसी तरह का कोई फियर नहीं था। दूसरा, जब भी हमें लगता था, हमें इसकी माता जी जो है बार बार इसको वो करती थी, कोई दिक्कत नहीं, अगर ना होता है तो भी तेरे पास जॉब है, लोगों के पास तो जॉब भी नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है, तो अपने खुले दिमाग से तैयारी कर। तो यही था, मैम इसको बार बार मोटिवेशन मिलता रहता था। और अगर बचपन का आप कुछ रिकॉल करें तो कैसे थे बचपन में, नटोरियस या वीर गंभीर, सिंसियर, कैसे? ना, सिंसियर थे, बहुत ज्यादा सिंसियर था। मतलब स्कूल से कोई ऐसा शिकायत नहीं आती? ना बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा है। और आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी अभिनव जी? मैम कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी थी। कॉलेज में एकेडमिक्स में भी काफ़ी अच्छा था। काफ़ी, क्योंकि आपने काफ़ी डाइवर्स पढ़ाई की है, तो आपका डाइवर्स एक्सपीरियंस भी होगा, वो भी बता दीजिए। जी मैम, तो कॉलेज लाइफ में एक तो एकेडमिक्स जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में था, तो उसके स्किल्स भी काफ़ी अच्छे, मतलब जो टेक्निकल नॉलेज है, एकेडमिक नॉलेज है, वो भी डेवलप हुई। और उसके साथ साथ मैम जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें भी मैं कोशिश करता था कि सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूं, सभी एक्टिविटीज़ में भाग लूं। तो जो हमारे मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन करी, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, भारतीय प्रबंध संस्थान कोलकाता, वहाँ से MBA किया। तो मैं कोशिश करता था कि जितनी भी डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, कि लिटरेरी सोसाइटी है, एंटरप्रेन्योरशिप की सोसाइटी है, और कोई कल्चरल सोसाइटी है, तो सभी सोसाइटीज़ का पार्ट रहूं मैं, और उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनमें बढ़ चढ़कर भाग लूं। तो उस हिसाब से जो मेरी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी एक्सपीरियंस रहा, वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रहा, और उसने डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज दी मुझे, जिसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। मतलब इस जर्नी में बेसिकली हर चीज़ जो आपने की, वो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्लीमेंट किया, और दैट वर्कड फॉर यू। यस मैम। क्योंकि यूजुअली लोग स्ट्रेट पाथ लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के तुरंत बाद तैयारी शुरू करना, और फिर UPSC देना, फिर निकाल लेना। यस मैम। बट यू थैंकफुल फॉर व्हाट? यस मैम, आई एम थैंकफुल कि जो भी हुआ, जो भी डिसीजंस मैंने लिए, जो कि थोड़े अनकन्वेंशनल थे, कि बीटेक के बाद MBA किया, उसके बाद एक अच्छा जॉब किया, जॉब के बाद वो हाई पेइंग जॉब छोड़ के रिस्क लिया, कि वो रिस्क लिया कि क्यों मैं इधर आना चाहता हूँ, फिर इधर फॉर्चुनेटली हो गया। तो वो जो भी डिसीजंस रहे, फाइनली वो एक लॉजिकल आउटकम पर पहुंच चुके हैं। तो उसके लिए आई एम ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी, टू पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कि वो सारा जो प्रयास था सभी का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, वो सारा प्रयास आज सार्थक हो गया है। और अभिनव जी, जब एग्जाम देके आता है ना कोई भी, तो उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि कैसा रहा। जी। तो पिछली 2-3 अटेम्प्ट्स थे ना आपके, तो पिछले 2 अटेम्प्ट में आपको कहाँ लगता है कहाँ कमी थी, और इस बार अगर हुआ तो आपको क्या लगता है क्या बदला? मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसमें दानिक सर्विस मिली थी, उस टाइम पे मेरा ऑप्शनल में काफ़ी कम स्कोर आए थे। सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र मेरा ऑप्शनल था, तो उसमें 500 में से 213 नंबर अर्जित किए थे मैंने, जो कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं था। जो मापदंड अगर हम देखें तो सामान्य स्कोर 250, 240, 250 होना चाहिए, तो उस मापदंड के अनुसार वह बहुत अच्छा स्कोर नहीं था। तो उस पर मैंने फर्दर काम किया, मैंने कोशिश किया कि मैं
गहन अध्ययन करूं समाजशास्त्र का, और उससे फिर फ़ायदा देखने को मिला। अब की बारी जो सिविल सर्विसेज परीक्षा 2022 का जो एग्ज़ाम था, उसमें मेरे सोशियोलॉजी के मार्क्स, समाजशास्त्र के मार्क्स 292 हो गए। तो 213 से 292 तकरीबन 87 मार्क्स का, 89 मार्क्स का जो मिला मुझे, जो जंप मिला, उसी से मेरी रैंक 12 आ पाई है। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए विद द स्ट्रोक ऑफ लक बहुत बड़ा एक टर्निंग फैक्टर था। यस सर। और ये बताइए कि जब इस बारी आई नो कि आपने सोचा था कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, लेकिन टॉप 20 में आ जाएंगे आप, 12वीं रैंक आ जाएगी, ऐसा कुछ सोचा था? कुछ भी नहीं सोचा था मैम। मेरा ये था कि मैं IAS में आ जाऊँ, कोई भी रैंक आए, कोई भी कैडर मिले, मेरे को बस भारतीय प्रशासनिक सेवा में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सिलेक्शन हो जाए, कुछ ऐसी रैंक आ जाए। पर टॉप 20 में, टॉप 15 में 12 रैंक आ जाएगी, बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। इसीलिए मैं स्केप्टिकल था। जब ऊपर ही नाम देखा फर्स्ट पेज पे 12वीं रैंक देखी, तो मैं स्केप्टिकल था कि मेरी आ कैसे गई। तो सिर्फ 2-3 बारी चेक किया कि क्या ये अभिनव सिवाच, ये रोल नंबर मैं ही हूँ, कोई और तो नहीं। वो चेक किया, फिर फाइनली हुआ कि ठीक है, ये मेरा ही है। तो कभी भी नहीं सोचा था मैम ऑनेस्टली, बट विद द ग्रेस ऑफ लक एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी सब कुछ सही हो गया। आपने अपने कैडर में प्रेफरेंस हरियाणा भरी है। जी मैम। तो अगर मैं बोलूँ कि अभी बेसिक जो इश्यूज हैं और जिस पे आपको लगता है कि काम करने की बहुत ज़रूरत है उस स्टेट में, तो वो क्या है? मैम सबसे पहली जो इशू है वो है जेंडर पैरिटी का हरियाणा में। तो महिला सशक्तिकरण पे काम हुआ भी है पहले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च हुई थी, तो सेक्स रेशो जो है वो इम्प्रूव हुआ हरियाणा में, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वुमेन का, वो इम्प्रूव हुआ है। बट अभी और कुछ काफ़ी करने की ज़रूरत है। तो पहला ये है। दूसरा मैम ये है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का इसको डेवलप करने की भी काफ़ी काम किया है सरकार ने। बट इस पे भी काफ़ी फोकस करना चाहिए, ताकि जो युवा हैं उन्हें रोज़गार मिले, और रोज़गार मिले तो वो इकोनॉमिकली एम्पावर हो जाएं, और उससे स्टेट आगे प्रोग्रेस करे और नेशन भी आगे प्रोग्रेस करे। ओके। और अब मैं थोड़ा सा आपके जो हॉबीज़ हैं उस पर आ जाती हूँ, क्योंकि आपने बोला कि आपको फिल्म्स और इस सब का शौक भी था और आप एनालाइज भी करते थे। आपने वो सीरीज़ देखी है TVF की एस्पिरेंट्स? यस मैम, वो बिट्स एंड पीसेस में देखी है। पूरी नहीं देखी, बट हाँ बिट्स एंड पीसेस में देखी है मैम। वो सीरीज़ अपने आप में बहुत लोगों के लिए एक अलग ही मोटिवेशन है। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो आप वो कैसे आप बैलेंस बनाते थे उसमें? क्योंकि अगर पढ़ाई से रिलेटेड में बात करूँ, अगर जो लोग ऑफलाइन क्लासेस करते हैं और जो लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, तो आप चैनलाइज कैसे करेंगे? तो अगर आप किसी को भी टिप्स दे सकते हैं जो अभी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कैसे चैनलाइज करें कि ये कंटेंट अच्छा है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, और किसको नहीं? तो व्हाट इज़ योर सजेशन? मैं पहले टॉपर्स के ब्लॉग्स, टॉपर्स की वीडियोस, उनकी स्ट्रैटेजी देखता था। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी साझा की हुई थी। उन्होंने बताया हुआ था कि हर एक सब्जेक्ट के लिए ये सोर्स हैं जो आप वो कर सकते हैं, ये सोर्स आप पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें देख सकते हैं। तो मेरा प्राइमरी वो वही रहता था कि पिछले जो पुराने साल के टॉपर्स हैं उनकी मैं स्ट्रैटेजी देखूँ, और उनके जो मटेरियल उन्होंने फॉलो किया, उनके नोट्स थे, उसको फॉलो करके मैं स्ट्रीमलाइन करूँ तैयारी अपनी, ताकि जो मेरा टाइम है वो बाकी चीज़ों में वेस्ट ना हो, कि मैं कुछ ऐसा मटेरियल पढ़ रहा हूँ जो कि शायद उतना यूज़फुल ना हो मेरे फाइनल एग्ज़ाम में, तो मेरी एफिशिएंसी हिट ना हो। इसके लिए मैं कोशिश करता था कि मैं बहुत ही वो कहते हैं ना, घोड़े के ब्लाइंडर्स होते हैं, ही ओनली सीज स्ट्रेट। तो वो ब्लाइंडर्स मैंने टॉपर्स के जो वीडियोस थे, उनके जो स्ट्रैटेजी ब्लॉग्स वगैरह, उससे वो ब्लाइंडर्स डाल लिए थे कि उन्हीं की जो स्ट्रैटेजी उसे ही फॉलो करूँ मैं। ओके। और बस एक आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि सबको आजकल हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए और हर कोई ढूंढता है सक्सेस मंत्र। अगर मैं आपसे पूछूं आपका सक्सेस मंत्र क्या था, तो आप क्या जवाब देंगे? मैम सक्सेस सभी को मिलती है, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिल जाती है। ये सक्सेस मंत्र मेरा ये रहता है कि आप जो भी करें उसमें आपका 100% दें। कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप प्रशासनिक सेवा में जाएं, तो उस तैयारी में आप अपना 100% परिश्रम दें, और सेल्फ ऑनेस्टी हो, आपको लगे कि जो मैं कर रहा हूँ मैं बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ। तो अगर आप अपना 100% देंगे तो आप अवश्य सफल होंगे। ये हो सकता है कि सफलता अभी ना मिले, बट सफलता एक ना एक दिन ज़रूर आपको मिलेगी। और निराश ना हो, अगर टेम्परेरी सेटबैक मिलता है, आप कई बार सफल नहीं हो पाते, तो उस सेटबैक से आप निराश ना हो और फिर भी अपना सतत परिश्रम करते रहें। अभिनव जी, आपके समय का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप देखते रहिए एबीपी लाइव।